अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कोर्स कोड PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का लेक्चर 3 एंड द लेक्चर 3 इज कल्चरल फैक्टर्स इन कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स तो 15 हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा खुश ना हो कि इसके 15 लेक्चर्स हैं। इसके समझ लें 45 लेक्चर्स ही हैं, क्योंकि इसके जो लेक्चर्स हैं वो लेंथी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से एक एक लेक्चर के 12 12 15 15 पेज, 10 10 पेज, तो ये उतने ही बन जाते हैं। इसलिए ये आज का लेक्चर भी हमारा काफी लेंथी होगा और ज्यादातर थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है, और मतलब थ्योरी जिसमें ज्यादा है, कुछ खास चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरा मकसद फिर भी ये होता है कि मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को चीजें, क्योंकि हम सारी चीजें नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप लोग को बाकी चीजें समझने में भी आसानी होती है। हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल डिसीजंस एंड बिग डिसीजन से। अब हमने पहले देखा कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजंस हम करते हैं, लेकिन अब डिसीजंस डिफरेंट तरह के होते हैं। स्मॉल डिसीजंस भी होते हैं, बिग डिसीजंस भी होते हैं। डिसीजन मेकिंग करना ही एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, और एज अ ह्यूमन बीइंग्स हर एज और कल्चर के अंदर होता ही है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा चॉइसेस होती हैं। ठीक है, और वो जो चॉइसेस होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीजन करना मुश्किल हो जाते हैं। और ये जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, ये हर वक्त हो रही होती है हमारे कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर हम रेस्टोरेंट गए हैं तो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है ना, कि हम यहीं पे ही बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जाना किस रेस्टोरेंट है। ठीक है, फिर अगर हमें कोई मिल जाता है, कोई हमारी डिसीजन मेकिंग हो जाती है, तो हमें वहां जाकर इसलिए कंफ्यूज होती है हम पिज्जा ऑर्डर करें या पास्ता। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में होते, डिफरेंट अल्टरनेटिव जो चॉइसेस हैं वो आती रहती हैं। अब कोग्निटिव साइकोलॉजी ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स को डेवलप किया, जिसमें हम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह, किस थॉट की बेस पे, किस तरह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। दिस मीन्स दैट के ह्यूमन यूजुअली वन अल्टरनेटिव को मतलब सेलेक्ट करते हैं दैट इज बोथ अ हाई सब्जेक्टिव वैल्यू। अब जब हमारे पास दो चीजें हैं या तीन हैं, तीन अल्टरनेटिव्स हैं, हम उसे ही प्रेफर करेंगे या सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल वैल्यूएबल होगी, और जिसको अचीव करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज्यादा हों। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करते हुए हम फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिफरेंट चीजों को देखते हुए। तो ये सारी एग्जांपल्स ही दी हुई हैं। अब जो प्राइमर ऑन कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग CDD की बात हो रही है, इसमें डिफरेंट फीचर्स है। सब फर्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। अब कम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जिसमें जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर दो या आप कहने कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाए, या नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करते हुए जो हमारा डिसीजन होता है वो नंबर ऑफ द फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक मसला होता है, हम कहते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, या अगर कुछ चीज है तो और फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें, उसके साइड इफेक्ट्स निकल आते हैं, दूसरी के निकल आते हैं, हम तीसरी का ये मसला निकल आता है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल्स जब किसी एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में बन जाते हैं, उसको कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है, कि वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है आपका किसी भी डिसीजन को लेना। मल्टीपल गोल्स हो सकता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो बहुत कम हो, फैक्टर्स भी बहुत कम हों जो कि अफेक्ट कर रहे हों आपके डिसीजन को, लेकिन आपके गोल्स बहुत ज्यादा हों। आपका कोई एक वेल डिफाइंड गोल ही ना हो, जिसकी वजह से आप उसको डिसीजन को आसानी से ना ले सकें। ठीक है, अब डायनामिक्स में क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग सिचुएशन डजंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हमें पता भी है, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी नोट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो एक सिचुएशन होती है वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। मे बी एक टाइम पे आपको एक चीज ठीक लग रही होती है, एक चीज के बारे में कोई एक डिसीजन ठीक लग रहा होता है, कुछ ही टाइम के बाद आपकी सोच उस चीज के बारे में बदल जाए। और प्रैक्टिस के बारे में कहा है कि जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन इज नॉट ऑब्वियस, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स जो है मे नॉट बी नोन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस में बी अनक्लियर और हिडन। बाज औकात समटाइम्स ऐसा होता है कि एक वक्त आप डिसीजन तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज की कहीं ना कहीं आपको जो हिडन रियलिटी है वही नहीं पता होती। ठीक है, और जो मतलब
जब उसके बहुत सारे फैक्टर्स या जो म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी मिल जाते हैं, वो वही आपको अनक्लियर होते हैं, या वो आपकी नजरों से ओझल होते हैं, कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप उन्हें समझ नहीं पा रहे होते, आपके लिए उस वो जो सिचुएशन है बड़ी टैकल हो जाती है। डिसीजन मेकिंग जो सिचुएशन है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है। कहीं ये होता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर आपके पास उस चीज के बारे में नॉलेज ही बहुत कम होता है, सही है। इमेजिन करें कि आपका कोई एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट पॉपुलेशन को, और उनका जो वो जिस डाटा को आप कह लें, ठीक है, जो उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, जिसकी बेस पर, या जो उनके फैक्ट्स हैं आप कह रहे हैं, ठीक है, वही इतने वीक हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर पर्सन है और आपके पास ज्यादा नॉलेज है, तो आपको उनकी बातें, उनकी आप कह लें कि उनके जो फैक्ट्स हैं वो आपको बड़े डिससेटिस्फाइड लगेंगे, ठीक है। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये डिसाइड करने में कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आपको बड़ी उनके अंदर आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी चीजें हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में राइज होंगे। अब मेकिंग जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स और डायनेमिक सिचुएशन होती है, और इसके अंदर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज जो हैं वो हो रही होती हैं, रिक्वायर होती हैं, ये डिफरेंट कॉग्निटिव और बिहेवियरल एक्टिविटीज रिक्वायर होती हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अब वो क्या क्या होती हैं? द फर्स्ट इज कि आप अपने गोल को क्लारिफाई करें, ठीक है, पहले सबसे पहले आपका गोल तो सेट होना चाहिए ना, ठीक है। और फिर उसके बारे में आप क्या प्रायोरिटीज रखते हैं, फिर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, अपने नॉलेज को वेस्ट करते हैं थोड़ा, और फिर आप जो भी क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं कि उनकी डेवलपमेंट को एनालाइज करते हैं, और आप एक जनरल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके मुताबिक एक गेम प्लान बनाते हैं, एंड देन आप डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशंस हो रही होती हैं उनके उनके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको मैयर करते हैं, उनकी डेवलपमेंट को, और आप लॉन्ग टर्म और साइड इफेक्ट्स को भी फोकस कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप प्लान कर रहे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के आपको किस तरह से आगे चलना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड देन आप एक एक्शंस के रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं। अगर आप कोई एक एक्शन लेते हैं ना उसके बारे में, तो आप उसको फिर मॉनिटर करते हैं कि उसकी क्या आउटकम्स आई हैं। इफ नेसेसरी रिवीजन ऑफ वन गोल, अगर जरूरी हो, आपको लगता है, तो आप कोई भी जो अपना आपका गोल है उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो भी मैंने ऊपर आपको जनरल स्ट्रेटेजीज बताई हैं इनमें से। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है, सेंट्रल रिडक्शन। सेंट्रल रिडक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कहा था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने कम्प्लेक्सिटी में पढ़ा। सेंट्रल रिडक्शन में क्या होगा कि आप एक फैक्टर को पिक कर लेते हैं, उसकी बेस पर आप डिसीजन कर लेते हैं, बाकी तमाम सिचुएशन फैक्टर्स को आप जो है वो फॉरगेट कर देते हैं। अब सेंट्रल रिडक्शन क्या है कि इस तरह करने से कि आपने एक फैक्टर को पिक कर लिया, बाकियों को आपने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, आपके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इर्द गिर्द के जो साइड इफेक्ट्स हैं आपके डिसीजंस पर, वो आएंगे। क्योंकि डिसीजन करते हुए तो सारे फैक्टर्स को देखा जाता है ना, कि कोई भी फैक्टर्स किसी भी वक्त के बाद जाकर अराइज होकर आपके लिए मसला ना करे। कम्प्लेक्स डिसीजंस मेकिंग इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये हम आगे जब पढ़ेंगे कल्चर्स के बारे में, फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी कि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है। इसके कुछ 3 फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत है। द फर्स्ट इज प्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्लानबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। इट इज वेल नोन दैट के जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं इन द पब्लिक लाइफ। हर कल्चर्स की अपनी पब्लिक लाइफ होती है, अपनी इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं। कुछ ऐसे पब्लिक लाइफ, कुछ ऐसी इकोनॉमिक अफेयर्स और प्राइवेट और सोशल लाइफ होती है जो कि प्रिडिक्टेबल होती है, जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर तो कोई भी इन्वायरमेंट कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल है तो उसके लिए किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होगी। लेकिन अगर किसी इन्वायरमेंट में बहुत कम लिमिटेड प्रिडिक्टेबिलिटी है, तो वहां पर आपके लिए कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग नेसेसरी हो जाती है। एक्सपोजर क्या है? डिग्री जिसके अंदर कल्चर जो है वो रिक्वायर करते हैं और प्रमोट करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करते हैं।
ठीक है। अब इसमें बात होगी कुछ इंडिविजुअलिस्टिक के, जो इसके अंदर हाई इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो है वो प्रमोट करते हैं कि वो हाई इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस होता है। मतलब कि इंडिविजुअली लोग फैसले लेना ज्यादा पसंद करते हैं, कि वो किसी से मशवरा नहीं करते, खुद ही फैसले लेते हैं, और फिर अगर उसके जो भी आउटकम्स आते हैं, अगर नुकसान आते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको किस तरह से टैकल करें। वो किसी और को उस चीज का क्रेडिट नहीं दे सकते, अगर वो उनमें फायदा हुआ है या अगर नुकसान हुआ है तो किसी और को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसका थोड़ा सा एक्सपोयर, इसको जो इसकी टर्म का नाम यूज किया गया ना, ये आप लोगों को आगे जाके भी समझ आएगा, और हमें यहाँ से भी मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जब फिर आप इंडिविजुअली फैसले करते हैं ना, तो एक्सपोयर मीन एक्सपोज करना, ठीक है। और फिर आपका जो एक्सपोयर बढ़ता है, हम ये भी लफ्ज यूज करते हैं ना, तो वो जब इंडिविजुअली फैसले किए जाते हैं, मिस्टेक्स करता है इंसान, फिर उनसे जाके सीखता है, तो इंसान का एक्सपोयर बढ़ता है, ठीक है। उस वे में इसको डिफाइन किया गया। पावर डिस्टेंस एंड सोशल हायरार्की, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश बड़ी एक सुफिशिएंट होती है, ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें, नॉट ओनली टू मेक अ सीरीज ऑफ डिसीजन, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप उसके लिए सीरीज ऑफ डिसीजंस बना दें। नहीं, इससे जरूरी यह है कि आप कोई भी एक डिसीजन बनाकर उसको इम्प्लाई करें उसके ऊपर, और फिर उसके इफेक्ट्स, उसके आउटकम्स को नोट करें, ठीक है। जो हाई पावर डिस्टेंस होते हैं ना, इनके रिजल्ट्स पुअर डिसीजन मेकिंग होते हैं ज्यादातर, क्योंकि स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। जब हायर हाई पावर डिस्टेंस होगा तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाएंगी ना अंदर, जबकि लोअर में आपकी जो है वो पुअर नहीं होती डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी सिमिलर होती हैं। अब ये कोई पर्पस ये नहीं है कि हम यहाँ पर डिस्कस करें कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के मॉडल्स को, ठीक है, कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में हम उसको किस तरह से कल्चरल इन्फ्लुएंस करते हैं, हम इस चीज को डिस्कस करने बैठ जाएं। लेकिन पर्पस ये है, ये बताना कि डिसीजन मेकिंग यूनिवर्सली ही रिक्वायर्ड है, हर जगह पर डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, ठीक है, ओवर द क्रॉस कल्चर। डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, साथ साथ सिंपल मैं आपको यहाँ पर समझा दूं तो इंडिविजुअलिस्टिक, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक फैसले लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग्स की जाती हैं, कि हर कोई अपना फैसला खुद करता है, किसी दूसरे से उसका मशवरा नहीं करता, और उसका जिम्मेदार भी खुद होता है। जबकि कोलेक्टिविस्टिक कल्चर्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर एज अ ग्रुप फैसले लिए जाते हैं, या अगर कोई एक स्टूडेंट है तो अपनी पूरी फैमिली से, अपने अम्मी से, अपने अब्बू से, अपने बड़ों से कहा, अगर आप कहें तो, फैसले लेकर उनके फैसलों पर चलते हैं या उनसे मशवरा लेकर अपने काम करते हैं। और फिर इससे होता यह है कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनके जिम्मेदार सबको ठहराया जाता है, जिससे फिर रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि जब कोई एक किसी आउटकम का आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार नहीं होता, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम एक की बात दूसरे पर डाल दी, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ को, बस किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला दी, ठीक है। अब ये चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आती हैं, ये आगे हम एग्जाम्पल्स है सारी जब वो पढ़ेंगे तो। डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव मॉडल्स एंड डिस्क्रिप्टिव मॉडल। डिसीजन मेकिंग एक सिलेक्शन होती है सेवरल ऑप्शंस में, हम सब ये जानते हैं। हम एक दिन में बहुत ज्यादा डिसीजंस करते हैं, हम ग्रोसरी करने किस स्टोर जाएंगे, हमें दूध वाली कौन सी बोतल चूज करनी है, हमें टीवी चैनल, अगर हम चलाने के लिए टीवी देखने बैठे हैं, हमें कौन सा चैनल देखना है, हर जगह पर हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। और हमारे बहुत सारे तो डिसीजंस ऐसे होते हैं जो अनकॉन्शियसली हो रहे होते हैं, कॉन्शियसली तो हमने देखा ही, अनकॉन्शियसली भी बहुत सारे डिसीजंस हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, द स्टूडेंट इज जोहन, ठीक है, जिसने अभी अभी हाई स्कूल अपना खत्म किया है। अगर हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। जोहन जिसने अभी अभी हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद उसे करियर के लिए तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम साइकोलॉजी में एडमिशन ले लो, अकाउंटिंग में ले लो, और या फिर आर्ट में ले लो। उसकी पहली चॉइस होती है साइकोलॉजी, सेकंड इज अकाउंटिंग, एंड थर्ड इज आर्ट। कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट जो है वो चूज करेगा? अब इसको चूज करने के लिए उसके पास डिफरेंट चीजें हैं जिनके ऊपर वो पहले फोकस करेगा। आप कह लें कि वो वही डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको उन्हें स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है।
और यहाँ पर न्यूमन एंड मॉर्गेस्टर ने 1944 में एक मॉडल पेश किया था जिसको नॉर्मेटिव मॉडल कहा जाता है, वो था एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक क्या था कि जॉन को डिसीजन लेना था वहां पर जहां पर उसकी जरूरत ज्यादा हो, अब ये कह सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको लगे कि आपकी ज्यादा जरूरत है या जहां पर आपको लगे कि कम ट्रैफिक है। अब देखें ना, हमारे साइकोलॉजी वाले बड़े अच्छे रह जाते हैं, लेकिन अब तक, क्योंकि अब तक साइकोलॉजी में ट्रैफिक बहुत कम थी, बहुत कम स्टूडेंट्स थे जो साइकोलॉजी में एडमिशन लेते थे, कुछ को साइकोलॉजी का पता ही नहीं होता था, बस जिसने रहना है बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, इनफ। और अब खुद सोचें कि जोलॉजी बॉटनी कितनी ट्रैफिक है, कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर कल को आप जॉब लेने जाते हैं, मेरा मकसद यहाँ पर जोलॉजी बॉटनी वालों को परेशान या कंपैरिजन करना नहीं है, हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। चले हम एग्जाम्पल ही रख लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं। मैथ हम खुद कहते हैं कि मैं क्योंकि किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को परेशान नहीं करना चाहती, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, वरना मैं सीरियस होकर बात करने लगी थी। ठीक है, मैथ हम कहते हैं कि मैथ में ज्यादा ट्रैफिक है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में कम है। अगर आप कल को जॉब लेने कहीं जा रहे हैं, वहां पर मैथ के लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है, साइकोलॉजी के लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है, मतलब मैथ वाले अपनी जॉब्स लेने आए हैं, साइकोलॉजी वाले अपनी जॉब्स लेने आए हैं। जो मैथ वालों का कंपटीशन है उसमें 50,000 बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, साइकोलॉजी वालों में 10,000 है। किस में चांसेस ज्यादा होंगे आपको जॉब मिलने के? 10,000 वालों में, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा जरूरत है, आपकी ज्यादा बन रही है नीड, और वहां पर कम कंपटीशन है। तो यहाँ पर भी कुछ यही कहने की कोशिश की जा रही है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मॉडल में, कि जहां पर आपको लगे कि आपको ज्यादा फायदा हो रहा है और आपकी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूरत है, और यहाँ पर फार्मूला भी यही यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन आउटकम्स, आपको क्या आउटकम्स मिलेंगे इस चीज के भी आपको प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और यूटिलिटी ऑफ द आउटकम्स भी, ठीक है। फिर आगे भी इस फार्मूला को एक्सप्लेन किया है डिटेल से, कि अगर इस फार्मूला को आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल एग्जांपल को स्टडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, हमें टाइम जाया करने वाली बात होगी अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो। अच्छा, अब डिफरेंट फैक्टर्स आ गए कि अगर वो स्टडी को अगर वो आर्ट को स्टडी करता है तो आई माइट हैव फन, बट वो ये बातें कर रहा है जोहन, ठीक है, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू अर्न मनी, लेकिन उसके लिए फन ज्यादा होगा, तो उसके अंदर उसे पैसे कम कमाएंगे, पैसे कम कमाएगा वो। और मतलब इस तरह के, भाई मैंने बात की थी ना कि अगर आप एक चीज को डिसाइड करते हैं तो उसके साथ ही आपको साइड इफेक्ट्स भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं, वो जो सपोज कर रहा है, सोच रहा है कि इसके ये फायदे हो जाएंगे, ये नुकसान हो जाएंगे। एट द एंड ऑल दीज, वो नीचे ये कहा जा रहा है कि आफ्टर सम वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, जोहन होपफुली थिंक, वो सोचता है कि यस दैट इज द राइट चॉइस, ठीक है, उसे पता चल गया कि भाई मुझे साइकोलॉजी करनी है, ठीक है, अज्यूम कर लें आप। All these steps of decision making are summarized in the following list. अब उन्हें उसे, जो हम ये सारा ऊपर देख के आए हैं एग्जाम्पल्स, क्या क्या जो लिस्ट थी, वो उसे किस किस चीज की जरूरत पड़ी, किस किस स्टेप्स को समराइज करने की। द फर्स्ट इज के डिसीजन मेकिंग एग्जिस्ट, सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने डिसीजन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना है अपने, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए। उसके बाद आप उन प्रॉब्लम्स के, जो उन प्रॉब्लम्स के इफेक्ट्स को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर आप अपने गोल को डिफाइन करते हैं कि आपका मकसद क्या है, जो एक सिंगल मकसद आपने रखना है। मल्टीपल गोल्स रखेंगे तो फिर मुश्किल होगी। फिर आपने आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद आप उन गोल्स के रिलेटेड रेलिवेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करेंगे। उसके बाद आप अल्टरनेटिव सोल्यूशंस प्लान करेंगे, और फिर जो भी पॉसिबल डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको एंटिसिपेट करें। एंड देन आप एक रेफरेंस अल्टरनेटिव एज एन, आप उसे कंपेयर करें दूसरे अल्टरनेटिव्स के साथ। और फिर आप जब ज्यादा अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे तो आप उसमें से जो अच्छे लगते हैं आपको, वो आप एक्सेप्ट कर लें, बैड अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट कर दें। उसके बाद फिर आपकी जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको, उसके मुताबिक आप एक डिसीजन बनाएंगे, और उस डिसीजन को दूसरों के साथ इन्फॉर्म करेंगे, और फिर उसके आउटकम्स को इवेल्युएट करेंगे। तो ये हमें भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जोहन ने किस तरह से अपने डिसीजन मेकिंग की। कल्चर, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म एंड पावर डिस्टेंस। मैंने आपको इंडिविजुअलिज्म भी समझाया, कलेक्टिविज्म भी बताया क्या होता है इन शॉर्ट टर्म, और पावर डिस्टेंस भी हमने देखा कि हाई पावर डिस्टेंस होगा तो ज्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी, फैसले ज्यादा अच्छे नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी।
डू यू थिंक कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सिमिलर होती है, और डू यू थिंक इट विल बी डिफरेंट, या वो डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड? द कल्चरल बैकग्राउंड, अब यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है ऑफ जोहन, रोबर्टो, फ्राइडा एंड शीना। इनका चारों का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। ये चार स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। their plan for their future, their experiences, their values, their family size, the role and influence of mother, father, sibling, हर चीज उनकी आपस में क्या होगी? डिफरेंट होगी। हर किसी के पेरेंट की अपनी नेचर होगी। हर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से उसकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे होंगे। तो कल्चर एक बड़ा हिट्रोजीनियस टर्म है, ठीक है, एंड जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है ना वो उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वाइडली एनालाइज डायमेंशन है कल्चरल वैल्यूज की, वो है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म कल्चर जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो बिल्कुल आपके रिलेशनशिप और कम्युनिटी से डिटैच होते हैं। आप खुद से सारे फैसले करते हैं, आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम अदर्स। जबकि कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में क्या होता है कि स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, आप आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस होती है, उनका रोल, उनका स्टेटस आपके लिए मैटर करता है। इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज एंड कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग को थ्री वेज में। अब वो कौन से थ्री वेज हैं? द फर्स्ट इज के परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जनरेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड alternatives, and the third is selection of one alternatives. According to several cross cultural studies जो कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म पे हुई, यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी जो कंट्रीज हैं, देखा जाता है कि वो ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज उनमें ज्यादा है ओरिएंटेड। और उसके बाद वेनेजुएला एंड इंडिया जो कंट्रीज हैं उसके वो कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज उनमें ज्यादा है। दस अब आपको समझ तो आ ही रही होगी इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की। दस यूजिंग एन ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो जोहन एंड जो फ्रीडा है जो कि यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इंडिविजुअलिस्टिक होंगे। जबकि रोबर्टो एंड शीना जो कि वेनेजुएला एंड इंडिया में रहते हैं, तो उनके वो रिलाई करेंगे स्ट्रांगली ऑन द ओपिनियंस पर जो कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनको देंगे, क्योंकि वो कलेक्टिविज्म। कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उनका सिलेक्शन होती है इनमें स्पेसिफिक गोल्स की और डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज की, जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब जो सक्सेस होती है डिसीजन मेकिंग की वो डिपेंड कर रही होती है कि आपके कल्चरल इन्वायरमेंट पर। जो तमाम एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये क्वाइट डिफरेंट हो सकती हैं। अगर शीना अपने पेरेंट्स से बात ना करे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड शी टेल्स हर फादर दैट शी वांट्स टू स्टडी आर्ट, वो आर्ट्स करना चाहती है, हर फादर विल बी वेरी सरप्राइज्ड। उसके फादर कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उस पर गुस्सा भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक उसका कल्चरल बैकग्राउंड इस तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर जोहन यही सेम चीज अपने पेरेंट्स से कहेगा, क्योंकि वो वेस्टर्न्स हैं, तो उसके पेरेंट्स मान जाएंगे, उन्हें कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लगेगा। सो कल्चरल स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती हैं, और ये इंडिकेट कर रही होती हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज को कि किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज हैं वो गुड हैं और इफेक्टिव है, और कौन सी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह डील किया जाए, इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें अमेरिकन जो कि ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, जापानीज जो कि ज्यादा कलेक्टिविस्टिक होते हैं स्टूडेंट्स थे, उनको लिया गया। उन्हें कहा कि आप अपने आपने अपने किसी भी एक्सपीरियंस को, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना जो आपके साथ कभी हुआ हो, और उन्हें कहा कि क्या आप कुछ मिनट्स ले लें, आप सोच लें। उसके बाद जो उन्होंने कुछ टैक्टिक्स बताए वो बेस्ड करे थे चार टर्म्स पर: कॉन्सिलेशन, एजर्शन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड अवॉइडेंस। अब कॉन्सिलेशन टैक्टिक क्या होता है? जिसके अंदर आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, ठीक है। और एजर्शन क्या होता है? जिसके अंदर आप स्ट्रांगली अपने किसी भी रिक्वेस्ट को मनाने पर एक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या होता है? जिसमें आप दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, ठीक है। हाँ भाई ऐसा ही है ना। आप मतलब अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते, आप कोई भी काम होता है आपको दूसरों की हेल्प चाहिए होती है, दूसरों से एडवाइस चाहिए होती है, फिर अगर उसके नतीजे गलत निकले तो आप दूसरे को ही उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं, खुद अपने मतलब कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करते हैं, खुद फ्रंट पर नहीं आते आप। कॉन्सिलेशन एंड असर्शन जो है वो तो डायरेक्ट टैक्टिक्स हैं जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करते हैं, जबकि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है एंड अवॉइडेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज है। अब रिजल्ट्स क्या निकले कि रिजल्ट्स
शो दैट स्टूडेंट्स इन इंडिविजुअलिस्टिक जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट से अपने डिसीजंस को लेकर, जबकि जो एशियन स्टूडेंट्स थे लेकिन उन्होंने हायर स्कोर अचीव किया देन वेस्टर्न स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू थिंक यू आर अ बैड डिसीजन मेकर, अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप बैड डिसीजन मेकर हैं, तो आप बड़ा मॉलिडिटी अडेप्टिव जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। और जो रिलेशनशिप्स होते हैं कल्चर, सेल्फ स्टीम, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज के दरमियान, आप ये शोज करते हैं। और जो इस स्ट्रेंथ को जो जो डिसीजन मेकिंग को मैयर कर रही थी इन 6 डिफरेंट कल्चर्स में। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन राइज हुए, ठीक है, और थर्ड पार्टी एनालिसिस बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मजीद किए इसके ऊपर, और उन्होंने अपनी अपनी राय पेश की जो कि यहाँ पर बताई गई है। और एक और एग्जांपल्स भी ली गई कि स्टूडेंट्स को कहा कि अगर आपको किसी समझ लें कि कंपनी का जो मालिक है उसकी डेथ हो गई है, आपको भेजा जाता है एक दिन के लिए कि आप जाकर उस कंपनी के हेड बन जाएं, तो आप किस तरह से फैसले लेंगे, ये वो, ठीक है। उनकी डिसीजन मेकिंग को जज किया गया। हमने एट द एंड ना इनके रिजल्ट्स देखने हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ डिसीजन जो कि पार्टिसिपेंट से किए गए इन सर्टेन पीरियड के दौरान, उनको कंपेयर किया गया। और हाई कोरिलेशन ऑफ डिसीजन एंड क्वेश्चंस की जो इंडिकेट किया गया कि वो सिमिलर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर था। और उसके अंदर जो लो कोरिलेशन थी वो शो कर रही, मतलब उसके अंदर बहुत कम चेंजिंग थी डिसीजन मेकिंग बिहेवियर्स के अंदर सब पार्टिसिपेंट्स की। अब ये पर्सन्स विद इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज के साथ है देखा जाए तो वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल थे अपने डिसीजंस के, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले खुद लिए हुए थे। जबकि पर्सन जो भी कोलेक्टिविस्टिक वैल्यूज के साथ थे वो एज अ ग्रुप की फॉर्म में थे, और उनके डिसीजन में सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सेंसिटिव थे। देयरफॉर इट इज मोर लाइकली दैट दे वांट टू टेक डिसीजंस के वो ये कह सकते थे कि हमारे फलां ने ये फैसला दिया है, क्योंकि वो कलेक्टिविस्टिक फैसले थे, सबके थे। और दे फॉलो अ मोर क्यूटियस अप्रोच, ऑलवेज एडजस्टिंग टू करंट डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसमें एंड पे जाके आपके कुछ जब रिजल्ट्स जो आउटकम्स हैं वो बड़े कंफ्यूज से कर देते हैं, क्योंकि कोई एक बंदा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दे डोंट डिस्क्राइब व्हाट दे would do and but they actually do something. Furthermore, they see the results of their decisions and take further decisions. हम फिर भी अपने डिसीजंस जो हैं वो लेते रहते हैं, फर्दर डिसीजंस लेते जाते हैं। दस डिसीजन मेकिंग सीन एज अ प्रोसेस है एंड नॉट स्टैटिक वन टाइम एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग कोई एक वक्त की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। ईच स्टूडेंट शो इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन डिसीजन मेकर्स में, ठीक है। हर हर स्टडी ने इंटरेस्टिंग डिफरेंस जो थे वो शो किए थे इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में। अगर समराइज किया जाए तो मैनी अदर स्टडीज जो उन्होंने की उन्होंने भी ये शो किया कि जो इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं, असर्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी होती हैं, जबकि जो कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज हैं वो रिलेट करती हैं ज्यादा पैसिव में, कॉशंस, कोलैबोरेटिव एंड उसके अंदर अवॉइडेंट स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं जब कोई भी अपने रिजल्ट्स के आउटकम्स को अपने ऊपर नहीं ले रहा होता। इस तरह खत्म हुआ हमारा इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेक्चर 3 यहाँ पर ही खत्म होता है। मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाने की तो आप लोगों को पूरी कोशिश की है, और लेक्चर भी हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।